गाइस, अब मैं आपको एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं जो कि मेनली थ्योरेटिकल है अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड ज्यादा नॉलेज जो है वो खुद साइंटिस्ट रिसर्चर एक्वायर कर रहे हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो बस आपको थोड़ा सा फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो अभी हो ये रहा है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, तो ये जो टेलीस्कोप है ये किन किन चीजों पर काम करेगा, तो उसको लेकर टारगेट सेट किए जा रहे हैं, प्रायोरिटी टारगेट्स रखे जा रहे हैं, जिसमें दो मोस्ट एनिग्मेटिक पजल्स यानी कि बहुत ही मिस्टीरियस रहस्यमयी पजल एस्ट्रोनॉमी की फील्ड की, कॉस्मोलॉजी की फील्ड की, यानी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना भी इंक्लूडेड है। मतलब कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की भी स्टडी कंडक्ट करेगा। तो सवाल ये उठता है सबसे पहले कि ये डार्क एनर्जी क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, अब तक जितना कुछ ज्ञात है उससे कहीं अधिक अज्ञात है। मतलब कि मोर इज अननोन देन व्हाट इज नोन। जितना हम जानते हैं उससे कई अधिक हम नहीं जानते हैं डार्क एनर्जी के मामले में। राइट, हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कितनी डार्क एनर्जी मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड के विस्तार को कसकर प्रभावित करती है। राइट, वी नो अबाउट इट कि कितनी ज्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है स्पेस में, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को अफेक्ट करती है। इसके अलावा डार्क एनर्जी एक पूर्ण रहस्य है, किंतु यह एक अति महत्वपूर्ण रहस्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से ही बना है। तो याद रखिएगा, यूनिवर्स का 68% हिस्सा जो अभी तक हमें पता है कि ये डार्क एनर्जी से बना है। राइट, और डार्क एनर्जी जो है वो क्या है? ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है, हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत व्यवहार करते हुए यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट एक नकारात्मक प्रतिकारक दबाव को दर्शाती है। मतलब कि एक ऐसे रिपल्सिव प्रेशर, नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है जो कि ग्रेविटी के अपोजिट एक्ट करती है, और ये हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की दर को धीमा करने के बजाय समय के साथ तेज कर रही है। मतलब कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है, राइट, तो समय के साथ इसका एक्सपेंशन स्लो होना चाहिए, बल्कि इसका एक्सपेंशन जो है वो और तेजी से हो रहा है। यानी कि ये ब्रह्मांड और तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि जनरली कोई भी चीज जो है वो बढ़ती है, राइट, उसकी जो ग्रोथ होती है तो एक समय के बाद वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर आने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। राइट, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल लो, हम लोग जब ग्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर यानी कि 18 साल की उम्र के बाद से जो है वो ग्रोथ जो होती है, बॉडी के डेवलपमेंट जो होते हैं वो जो है वो बंद हो जाते हैं। हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे हाइट का एक एग्जांपल ले लिया हमने, है ना। तो हर एक चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, बट यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, वो भी और तेजी से। और ये बिग बैंग से उत्पन्न हुए ब्रह्मांड से जो अपेक्षा की जा सकती थी उसके ठीक विपरीत है। राइट, जो हमने एक्सपेक्टेशन करी थी बिग बैंग थ्योरी के तहत कि एक टाइम के बाद जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आएगा, तो ये इसके अपोजिट ही हो गया। ये और तेजी से जो है वो लगातार यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी। सो डार्क एनर्जी जो है वो डार्क मैटर से कैसे अलग है? तो हम जो कुछ भी देखते हैं, जैसे कि हम जो प्लैनेट्स को देखते हैं, मून्स को देखते हैं, काफी सारी आकाश गंगाएं, विशाल आकाश गंगाएं, जाइंट गैलेक्सीज को देखते हैं, ये ब्रह्मांड का मात्र 5% से भी कम है। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स के बारे में जितना हमें पता है, उसका जो पूरा यूनिवर्स है ये 5% से भी कम नॉलेज है हम लोगों को यूनिवर्स की। और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। राइट, तो डार्क एनर्जी के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो चीज बच जाती है यूनिवर्स में वो डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर आकाश गंगाओं को परस्पर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है और होल्ड करता है आपस में। गैलेक्सीज को एक साथ जोड़कर रखता है, जितने भी आकाश गंगा हैं, राइट, उनको एक साथ जो है वो जोड़कर रखता है। और डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है। ध्यान में रखिएगा, डार्क मैटर गैलेक्सीज को आपस में होल्ड करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, डार्क मैटर। और डार्क एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है, राइट, कंटिन्यूअसली। राइट, तो ये एक डिफरेंस हम लोग को ध्यान में रखना है। डार्क मैटर के
अस्तित्व का संकेत 1920 के दशक में मिला था, जबकि डार्क एनर्जी की खोज वर्ष 1998 तक नहीं हुई थी। और आपको बता दें जेनो N1T एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो दुनिया का सबसे सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है ये, जो कि कंडक्ट किया गया था अंडरग्राउंड, बहुत ही नीचे, जमीन के बहुत ही नीचे, काफी गहराई पर जो है वो इसको कंडक्ट किया गया था। INFN लेबोरेटरी नाजियोनेली डेल ग्रैंड सेसो, जो इटली के अंदर है, मतलब आसान शब्दों में इटली की एक लैब में ये रिसर्च कंडक्ट की गई थी जेनो N1T एक्सपेरिमेंट की, डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट पर ये रिसर्च थी। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ड्यूअल स्टेज यानी कि लिक्विड या गैस जेनॉन टेक्नोलॉजी जो है वो उपयोग में ली गई थी इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर। तो ये एक चीज थी, मतलब कि जो डार्क मैटर पर भी रिसर्च इटली के अंदर कंडक्ट हुई है, और रिसर्च ऑलरेडी साइंटिस्ट रिसर्चर्स रिसर्च कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। और इसके अलावा जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी क्या कहती है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, तो मेन थ्योरी जो हम लोग को फिजिक्स की देखने को मिलती है, उसमें डार्क एनर्जी को कंसिडर किया जाता है एज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, मतलब कि डार्क एनर्जी को अंतरिक्ष का एक विशिष्ट गुण माना जाता है। और ध्यान में रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये पहले थे, राइट, टू अंडरस्टैंड दैट स्पेस इज नॉट जस्ट एम्प्टी स्पेस। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये समझाने वाले पहले व्यक्ति थे कि अंतरिक्ष मात्र खाली जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि स्पेस में कंटिन्यू टू एक्सपैंड, ये तक कह दिया था कि अंतरिक्ष का विस्तार होता रहेगा। और गाइस, जिस समय काफी सारे साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि यूनिवर्स स्थिर है, थमा हुआ है, उस समय इन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि स्पेस लगातार एक्सपेंड होता रहेगा। और आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अंदर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंक्लूड कर लिया था। हालांकि उन्होंने ये बोला था कि ये कांस्टेंट उनकी बड़ी गलती है, बट जैसे ही पता लगा कि हबल टेलीस्कोप के बाद की यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, तो इनकी जो ये मिस्टेक थी वो गलत नहीं थी। ये बिल्कुल बेस्ट सूटेड है डार्क एनर्जी को समझने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि स्पेस जो है उसकी खुद की एनर्जी है, और आइंस्टाइन का जो कांस्टेंट है वो इंडिकेट करता है कि स्पेस कंटिन्यूअसली जो है वो बिल्डअप होता रहेगा, और एनर्जी इसमें ऐड होती रहेगी, और कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। जितनी मैंने आपको अभी थ्योरी बताई है, सिर्फ उतना आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा डेप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती है तो आई विल इन्फॉर्म यू, राइट। बाकी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में बस छोटी सी चीज ध्यान में रखो, मैं एक बार इसको बस सम अप कर देता हूं। तो पहला पॉइंट, डार्क एनर्जी में सिंपल सी चीज आप ये ध्यान में रखना कि ये यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, बढ़ावा दे रही है, राइट, बढ़ा रही है, राइट। यूनिवर्स को बढ़ा रही है और एक्सेलरेट कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे यूनिवर्स बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और दूसरे डार्क मैटर की अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज इसमें ये ध्यान में रखनी है आपको कि जितनी भी गैलेक्सीज है उनको एक साथ होल्ड करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है डार्क मैटर। बस इतने से दो फैक्ट अभी ध्यान में रखो आप, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका होगा। सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी ऑलरेडी है। एक छोटा सा अपडेट है इससे रिलेटेड कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ने सजेस्ट किया है, खगोलीय प्रेक्षणों से पता लगा है कि यूनिवर्स जो है उसमें डार्क मैटर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं डार्क मैटर के माध्यम से ही ये पूरा यूनिवर्स जो है वो बना है, या यूनिवर्स का एक हिस्सा भी जो है वो डार्क मैटर से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। ये इंटरैक्ट करता है यूनिवर्स के साथ ग्रेविटेशनल पुल के माध्यम से, राइट, ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के माध्यम से, राइट। ये पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है, तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। बड़ी बड़ी जो लैब एक्सपेरिमेंट हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, तो उसमें डिटेक्ट किया गया है इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, राइट, कि बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये डार्क मैटर हो सकते हैं, बट इससे रिलेटेड अभी भी प्रॉपर मतलब एविडेंसेस आप कह सकते हैं कि सामने नहीं आया है, कि प्रॉपर तरीके से पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है डार्क मैटर से रिलेटेड। अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डार्क मैटर का और डार्क एनर्जी का, जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट।